Hi, this is Sonia Hussain, and if you like this video, still comment and subscribe. Thank you. Hi viewers and welcome to yet another exciting episode of Say It All with Iffat Umar. आज हमारी मेहमान ना ही सिर्फ एक बेहद हसीन खातून है बल्कि उतनी ही टैलेंटेड एक्ट्रेस भी हैं. One of the most talented actors and one of the most beautiful faces of this industry, Sonia Hussain. So let's put your hands together and welcome her, Sonia Hussain. Hello Sonia and welcome to my show. Thank you so much. So are you ready to say it all? Yes, of course. बचपन में स्ट्रगल देखी, क्या सीखा उससे? स्ट्रगल से ऑब्वियसली अच्छी बात होती है स्ट्रगल होना लाइफ में, क्योंकि आप आई थिंक जो बनते हैं उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है आपकी पर्सनैलिटी का, वो ज़रूरी होता है उन स्ट्रगल से गुजरना. तो मैंने अपनी जो स्ट्रगल है उससे ये सीखा है कि जैसे कि हमारा जो हैप्पी पार्ट है ज़िंदगी का वो हमेशा नहीं होता. तो इस तरह से ना जो डिप्रेशन और ये सैड पार्ट होता है ना, ये भी हमेशा नहीं होता. तो मैंने अपनी अम्मी को देख के हमेशा ये बात सीखी कि ये फेजेस होते हैं लाइफ के. तो शायद आपको इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा मौका आ रहा हो, कोई अच्छा टाइम आ रहा हो ना, तो आप उसको भी इंजॉय ना कर सकें. बस ये तो इस वजह से ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है आपकी, मुझे लगता है. तो बाबा चले गए थे जब यू गाइस वर वेरी यंग, थोड़े अरसे के लिए. काफ़ी अरसे के लिए. कितना मिस करती थी? बहुत, बिकॉज मैं उनसे बहुत ज़्यादा करीब थी और अभी भी बहुत करीब हूँ. अभी भी करीब हो? कोई गिला नहीं? नहीं, क्योंकि सबकी अपनी ज़िंदगी होती है. मुझे लगता है क्योंकि हम भी अपनी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स करते हैं क्रिएट अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आसपास वाले लोगों के लिए. तो जब व्हेन इट कम्स टू यू, तो हम बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस बना लेते हैं कि ये तो इस वजह से हमने ये चीज़ की है, तो हमारे पीछे ये था. तो मे बी उनकी लाइफ का भी कोई एक्सक्यूज़ होगा जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगी. वो बात पूछी नहीं कभी? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ऑकवर्ड हो जाएंगे वो. एक दफ़ा कहा था, एक दफ़ा हुआ था, तो उसके बाद से क्योंकि ऐसा उनका रिएक्शन था, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, शायद उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए. आप अपनी रिस्पेक्ट खुद खो देते हैं. तो मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. अच्छा सोनिया, छोटी उम्र में तुमने अपने घर वालों की जिम्मेदारी भी उठाई एंड यू आर वेरी क्लोज टू योर फैमिली. यस. क्या ये जिम्मेदारी एक बोझ नहीं होती इतनी छोटी उम्र में? मेरे ख्याल से हम लोग सब फैमिली को साथ लेके चलने के लिए आए हैं. जिस तरह से हमारा कल्चर है और जिस तरह से जो सोसाइटी है हमारी, तो जब तक हम लोग फैमिली, मुझे लगता है जो लोग फैमिली से दूर होते हैं पता नहीं वो कैसे सर्वाइव करते हैं. बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी एक्ट्रेसेस जो अपने घर से दूर चली जाती हैं, मतलब आई मीन सेपरेट अपार्टमेंट ले लेती हैं और काम भी कर रही हैं, सब कुछ है, पर स्टिल मुझे नहीं लगता वो कैसे रहते हैं. मैं तो शायद एक दिन शक्ल भी ना देखूँ ना, तो अगले दिन मुझे सांस भी नहीं आता. तो मुझे लगता है कि फैमिली एक ऐसा पार्ट है आपकी ज़िंदगी का जिनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत होती है. तो शायद मैंने अपनी ज़रूरत के तहत उनको साथ लेके चली. कितने बहन भाई हो? वी आर 4. आई एम द ओल्डेस्ट वन. उसके बाद एक बहन है, देन अ ब्रदर और एक सिस्टर. उनमें से किसी को शौक इस फील्ड में आने का? किसी को भी नहीं, इत्तेफाक है. हालांकि मुझसे छोटी वाली बहन है, शी इज़ वेरी स्लिम, वेरी टॉल, और हम तो कहते भी थे तुम मॉडल लगती हो, तुम चली जाओ. मगर वो बहुत शाय थी. वो वैसी है कि अच्छा घर और अच्छी जॉब, बस दैट्स इट. अच्छा, जब डिसाइड किया था इस फील्ड में आने के लिए, तो फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? फैमिली की तरफ से कोई ऐसा हमारे यहाँ वो वाली चीज़ नहीं है कि ये ना करो वो ना करो. इस चीज़ में मैं अपने अब्बू को बहुत अप्रिशिएट करूँगी. अब्बू से इजाज़त ली थी? ऑफ कोर्स अब्बू से, क्योंकि अम्मी अब्बू दो ही एक पिलर्स होते हैं आपकी ज़िंदगी के. तो अब्बू ने तो हमेशा ये कहा है कि जो करना है करो. तो वो उन्होंने उस तरह से छोड़ा हुआ है कि जो मर्ज़ी है उस तरह से करो. तो उन्होंने ऐसा कोई रुकावट नहीं डाली इसमें. बेटों की तरह पाला है? जी जी जी. अच्छा, और यू आर नोन एज अ वेरी सेंसिटिव एक्टर. हमारी बहुत सेंसिटिव एक्टिंग होती है, मैंने खुद तुम्हें बहुत फॉलो किया हुआ है. तो तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी के ये जो स्ट्रगल्स थे, ये जो दुख देखे थे, ये जो महरूमी देखी थी बाप की तरफ से, इसकी वजह से ये सेंसिटिविटी आई है या कोई और मेथड है? ये भी है और भी बहुत सारी चीज़ें. मेरे साथ तो अगर ये भी होता है, कोई मेरा बहुत अच्छा करीबी दोस्त हो और वो मैंने उससे कोई बात की वो किसी और से शेयर करते, मैं तो उस पर इतनी सेंसिटिव हो जाती हूँ. मतलब आई एम लाइक दैट. मैं अपना को बहुत अटैच कर लेती हूँ लोगों से. तो शायद ये चीज़ है कि मैं रिलेशनशिप से, लोगों से, पता नहीं क्या बात है, दिस इज़ वेरी नेचुरल.
मैं अगर फॉर एग्जांपल कहीं बाहर भी जाती हूँ, मैं किसी स्ट्रेंजर को जानती भी नहीं होंगी, लेकिन एकदम से आपकी वाइब्स कैच होती हैं, तो मैं उनको भी बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ अपने आप से। तो मेरे अंदर शायद ये ऑब्जर्वेशन और ये सेंसिटिविटी ना गॉड गिफ्टेड है, जो कि एट टाइम्स अच्छी नहीं होती, आपके लिए बहुत बुरी होती है कि तकलीफ देती है, छोटी छोटी चीज़ों पे आप रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे करियर के लिए मुझे बहुत हेल्पफुल है ये चीज़। किन बातों पे रोना आता है? हर ही बात पे रोना आता है। फिल्में देख के भी रोती हो? बात पे रोना आता है। फिल्में देख के फिल्में तो हर फिल्म देख के नहीं, ऑब्वियसली कम फिल्में देख के जो थोड़ी सी वैसी रिलेशनशिप से इन्वॉल्व होती हैं और कोई किसी के साथ बुरा करता है और रिलेशन में, तो मुझे बड़ी इस तरह की फिल्में बहुत अच्छी लगती है। बाकी ये कि आप बहुत सारी चीज़ें अब क्या क्या डिस्कस करें। अच्छा, मैं इतना रोती हूँ कि हर चीज़ पे रोती हूँ। अच्छा, जब नई नई फील्ड में आई थी सोनिया, मुझे सच सच बताना, किसी ने तंग किया था, किसी सीनियर ने या किसी को एक्टर ने, कि लगा हो कि यार मैं नहीं हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं? तंग किस सेंस पे? तंग तो बहुत लोग करते हैं। बहुत I mean, अगर कोई को स्टार होगा जो पहले से काम कर रहा होगा, उसका तंग करने का यही तरीका होगा कि वो हेल्पफुल नहीं होगा या डिस्करेजिंग होगा। हाँ, नहीं, शुरू में तो देखिए ऐसा होता है, ये मुझे लगता है हर फील्ड में ही होता है, सिर्फ इस फील्ड में नहीं, कि जब आपका कोई नाम नहीं होता और ऑब्वियसली आप स्ट्रगलिंग फेज़ में होते हैं, तो जो आपसे सीनियर होते हैं वो उनको ये होता है कि ये हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो मैं जब शुरू में आई थी तो बहरोज़ अंकल थे, तो उन्होंने कहा किसको बिठा दिया, ये इसको वापस भेजो, इस तरह से। और मैं लिटरली रोना शुरू हो गई, मैं इतना रोई इसके बाद। तो मैंने कहा मुझे नहीं करनी एक्टिंग पता नहीं मैं क्यों आ गई यहाँ पे। इनफैक्ट मुझे करनी भी नहीं थी एक्टिंग, मैं तो पढ़ कुछ और रही, मेडिकल पढ़ रही थी और एक्टिंग। अच्छा, आई कैसे इस फील्ड में? मैं बेसिकली कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे कोई किसी चैनल के और जियो चैनल के ऑडिशंस हो रहे थे फॉर न्यूज़ एंकर। ओके। सो हमने उस वक्त ये होता है ना कि चलो ठीक है, फॉर पॉकेट मनी लेट्स डू इट, ये बन जाए या एयर होस्टेस बन जाए। मुझे एयर होस्टेस बनने का बहुत शौक था। मैं गई भी थी इंटरव्यू देने, और चूज नहीं हुई। मैं भी एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत छोटी, उस समय वाकई बहुत ही छोटी लगती थी। तो उन्होंने कहा बहुत छोटी लगती है, लेकिन वहाँ एक कोई डायरेक्टर थे जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए अपने लिए, प्ले के लिए, तो आप करेंगी? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं कर सकती। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट करके बुलाया कि हमने किया। उसके बाद जब बहरोज़ अंकल इस तरह किया तो वापस चली गई। That was your first play? That was my first play, हाँ। और फिर चस्का कब लगा इस काम का? आई थिंक मैंने उसके बाद किया था दरीचा, एक मेरा प्ले था। तो उसमें एक कैरेक्टर था कि जिसमें हिजाब वाली एक लड़की होती है, वो अपने घर से निकलती है, स्ट्रगल करती है। अब्बा जो होते हैं, अब्बा और बेटी का एक रिलेशन था, कोई अम्मी और या बहनें इसमें नहीं थी। तो जब बाप शराब पीता है तो बाप कुछ नहीं कमाता, लेकिन बेटी कमा के लाती है, तो उससे उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। वो कहता है कि कहाँ से लेकर आ रही हो तुम ये पैसे। तो मतलब इस तरह का सोसाइटी का वो अलमिया दिखाया था जो यूजुअली नहीं दिखा। मोहम्मद अहमद साहब का लिखा हुआ था वो कैरेक्टर। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने कहा शायद यही तो वो चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ एक्चुअली, जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें जो, क्योंकि मैं वैसे इतनी आउटस्पोकन नहीं हूँ, तो लेकिन ये थैंकफुली जिस प्लेटफॉर्म पे हम एक बात भी कहते हैं तो वो बात इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो मैंने कहा शायद समहाउ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं वो बातें कर सकूँ जो मैं कहना चाहती हूँ, जिसके बारे में और जो चीज़ें मैं पॉइंट आउट कराना चाहती हूँ, जैसे कि आप करती हैं। आप कितनी मतलब आउटस्पोकन है, फेसबुक पे देख लें। हाँ, आप वो बातें करती हैं जो लोग कहते हैं कि शायद हम कभी सोचे भी ना। यू नो, मतलब किसी भी वजह की उससे हो सकता है कि लोग इंडस्ट्री में तो इसलिए बहुत सारी बातें नहीं करते कि भाई हमें उनसे दोस्ती भी रखनी है, तो ये वाली ये तो है, और ये करना बहुत मुश्किल है, और बैकलैश भी बहुत मिला है मुझे ये बातें करने का। आई एम श्योर मिला होगा। बहुत सारे लोग जिनसे दोस्ती होगी अब ख़त्म हो गई होगी आपसे। हाँ, कुछ दोस्तियाँ ख़त्म भी हुई हैं, लेकिन बहुत नई दोस्तियाँ बनी भी हैं। बिल्कुल। आई थिंक फिर आपको वो सही लोग मिलते हैं जिनसे वाकई दोस्ती रखनी चाहिए। अच्छा, इसी बात से मुझे ये अंदाज़ा हुआ, एज यू सेड, कि ये स्क्रिप्ट और ये मीडियम ऐसा कि जिससे आप अपना मैसेज लोगों को दे सकते, कन्वे कर सकते। तो आप बहुत चूज़ी भी हो अपने स्क्रिप्ट के बारे में। क्या देखती हो स्क्रिप्ट में? मैं ये देखती हूँ कि सिर्फ हीरोइनिज्म ना हो उस पर कि दुपट्टा हिलाया, बाल उड़ाए और आप बस ड्रामे में आ गई। मुझे होता है कहीं ना कहीं उसके थ्रू हम मैसेज कन्वे कर सकें, कहीं ना कहीं उसके थ्रू सोसाइटी के बारे में बात कर सकें, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में स्पेशली, जो इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी है
देखने को हम बहुत बोल्ड हैं, हम अपने लिए बहुत बोल्ड हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू मैं बहुत कंजर्वेटिव जाऊँगी। मैं कहूँगी अच्छा तो कैसे बात कर रही हैं, ये कैसे बैठी हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखते लोग कि क्या क्या है, मतलब किस चीज़ से। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ड्रामा के थ्रू कोई ऐसा मैसेज पहुँचा सकूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जैसे कि ऐसी तन्हाई एक प्ले था मेरा, तो उसमें एक लड़की होती है जो अपने बॉयफ्रेंड से, यूजुअली हमारे ऐसा होता है कि व्हेन यू आर इन लव तो हर कोई आपको कहते हैं ना कि वो मोहब्बत और प्यार में सब चीज़ें जायज़ लगती हैं, तो वो अपनी पिक्चर्स शेयर करती है। उसको ये होता है कि भाई मेरी तो से कल शादी हो ही जाएगी, तो अपनी कुछ नेकेड पिक्चर्स शेयर करती है उसके साथ, एंड देन इट गोज़ वायरल। तो ये एक बहुत बड़ा अभी सोशल मीडिया का कर्स है हमारे पास, तो जिसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था। तो उस ड्रामे के थ्रू मैंने ये किया। फिर एक मैंने ड्रामा किया था नाज़ो, जिसमें स्पेशल चाइल्ड का कैरेक्टर था। तो उसमें जैसे लड़के तो चलो ठीक है फिर भी वो संभल जाते हैं, लेकिन औरतों के अपने इतने मसाइल होते हैं, उनकी नेचुरली इतनी चीज़ें होती हैं जो संभालना होता है, मंथली हो गई या फिर कोई भी चीज़, पीरियड्स हो गए उनके, अपनी इज्जत को थोड़ा पीरियड्स हो गए, फिर उस बच्ची का रेप हो जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको पता नहीं होता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये सारी चीज़ें उस ड्रामे में हमने डिस्कस की थी कि कितना मुश्किल होता है। हमें तो ये लगता है ना कि हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात हैं, मगर ऐसे लोग और उनके साथ जो लोग होते हैं, उनकी फैमिली वाले, वो किस मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं, तो वो हम समझ नहीं पाते। सोनिया, मैंने नोट किया था जिन दिनों ज़ैनब मर्डर केस चल रहा था उस वक्त तुम भी बहुत एक्टिव थी फेसबुक पे, एंड यू वर वेरी डिस्टर्ब्ड। आई वाज। तो ये एक वो इशू है जिस पे मेरी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में या कहीं भी हो हम कोई ना कोई ऐसी बात पेरेंट्स को सिखा के जाएं, बता के जाएं, या कोई डिस्कशन हो। आपके ख्याल में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अपनी औलाद को इन जानवरों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं लिटरली इतना मैं समझ नहीं पाती कि हम वाकई इंसानों के बीच में रह रहे हैं। मैं उस जिस वक्त ज़ैनब केस का सारा सिलसिला चल रहा था, उसी वक्त मैं ट्रैवल कर रही थी कहीं पे, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ी थी। वहाँ पे मैंने पढ़ा कि एक बच्ची जो कि सिर्फ 4 महीने की थी, उसका रेप हुआ है। आप सोचे, मतलब हम हैवानियत के किस लेवल पे चले गए हैं कि बयान से बाहर है, मुझे लगता है। और मैं फिर यही सवाल पूछती हूँ, उस बच्ची के कपड़ों में भी कोई कमी थी, या उस बच्ची ने भी आपको लुभाया था? या वो जो लाश जिसका रेप करते हैं मर्द निकाल के, क्या उस लाश ने भी कोई हरकत ऐसी की थी? नहीं, ये सारे जो ये ना फजूल एक्सक्यूजेस नहीं, ये एक्चुअली वो अपने आप को पता नहीं जस्टिफाई करने की, ये कोई जस्टिफिकेशन, ये कोई जस्टिफिकेशन यहाँ होता ही यही है। करते आदमी सब हैं क्योंकि उनको लिबर्टी बहुत है, फ्रीडम बहुत है हमारी सोसाइटी में, लेकिन अल्टीमेटली सारा जो कसूर होता है वो औरतों पे आता है। कपड़े आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये आपकी अपनी ज़ात है जो आपको ख़राब करती है। मुझे लगता है पेरेंट्स, अभी हमारी जनरेशन जो इस दफ़ा के जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से शायद क्या कहेंगे उसे, गैर ज़िम्मेदार भी थोड़े से हैं। मतलब पहले के ज़माने में जिस तरह लगता था ना, क्लोज़ होती थी फैमिलीज़ और ग्रैंड पेरेंट्स साथ होते थे, तो एक दूसरे से बातचीत करना, ये सारी चीज़ें करना, तो उस वक्त शायद हमारी पहली जनरेशन है वो ज़्यादा अच्छा ब्रॉटअप होता था। इस वक्त क्या है कि ना बच्चों को ना बेटों को उस तरह से तरबियत दी जाती है, उस तरह से रिस्पेक्ट सिखाई जाती है ख़वातीन की कि ये आपकी बहन है या ये आपकी कज़न है, तो ये भी आपकी बहन की तरह है, आपको इसको भी उसी तरह से रिस्पेक्ट करना है जिस तरह आप अपनी माँ के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ना उनको, क्योंकि माँ बाप वक्त नहीं दे रहे बच्चों को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्रॉटअप में भी कोई थोड़ा सा ना कमी आ रही है इस दफ़ा की जनरेशन में। और उसके अलावा विजिलेंस नहीं है, बच्चे बाहर अकेले फिर रहे हैं, सौदा ले। अब जितने भी बच्चों का इस तरह के उनके साथ ये केस होता है, वो बच्चे अकेले बाजारों में फिर रहे थे, बिल्कुल, या उनके करीबी रिश्तेदार। वो ना टाइम नहीं देते आप अपने बच्चों को, आपको पता ही नहीं आपके बच्चे कहाँ घूम रहे हैं। आर यू अ फेमिनिस्ट? यस, आई एम। आजकल की जो तुम्हारी एज की, मैं तो बच्ची कहूँगी, आजकल की फेमिनिस्ट क्या लड़ाई लड़ रही है? आई थिंक आजकल की जो ख़वातीन हैं वो इक्वालिटी के पीछे लड़ रही हैं। इसको बहुत दफ़ा इसको मुझे लगता है मिसअंडरस्टूड बड़ा किया जाता है। बहुत सारी ख़वातीन ही उस चीज़ को गलत पोर्ट्रे भी कर रही हैं कहीं ना कहीं। जो ये गलत बातों पे कि रोटी टाइप ये जो स्लोगन्स शुरू हो रहे हैं, बेसिकली लड़ाई इसके ऊपर नहीं है। लड़ाई बेसिकली ये है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, करियर वाइज आप घर के हाउस होल्ड वर्क ले लें, या ये ज़िंदगी की जो दौड़ है उसमें कहने का मकसद ये कि आदमी और औरत दोनों बराबर हैं, दोनों को साथ एक दूसरे के साथ चलना। और इसी तरह जो हम कहते हैं कि बाहर तो लोग इतना ग्रो कर रहे हैं और
इतनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसीलिए क्योंकि वो एक दूसरे को उनका हिस्सा देते हैं, बराबरी का हिस्सा देते हैं। तो हमारे यहाँ यही एक मसला है। सिर्फ ये नहीं कि वो रोटी बनाने पे लड़ाई हो रही है कि ओवन में अपना खाना खुद गर्म करो, ये गलत बात है, ये ऐसी बात नहीं है। आप कर सकते हो अपने हस्बैंड। तो मेरे ख्याल से एक सैटायर किया है वो जो औरत मार्च हुआ था, उसका एक सैटायर था कि एक तो ये बताना कि औरत का काम सिर्फ रोटी बनाना नहीं है, और दूसरा रोटी बनाना भी एक काम है, इसकी भी उतनी ही इज्जत करो जितनी तुम बाहर जाके जो काम करते हो हम उसकी इज्जत करते हैं। औरत जो पूरा दिन घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है, ख्याल भी रखती है, अपने आप को प्रेजेंटेबल भी बना के मत के लिए रखती है, ये भी बहुत बड़ा काम है और इसकी भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए। आदमी को भी उतना ही प्रेजेंटेबल, मतलब ये भी क्वालिटी है, उतना ही एफर्ट करना चाहिए, तैयार होना चाहिए, ना कि पेट बड़ा करके आप आ जाओ और उसको बोले कि आप तैयार होके बैठो। What do you think? What are your views on Me Too movement? Well, there's a lot to say. कहाँ से शुरू करें? पाकिस्तान में लड़कियाँ they are coming out कि Me Too की अवेयरनेस पाकिस्तान में आ गई और पूरी दुनिया में तो है ही। मुझे वैसे लगता है ये बहुत अच्छा हुआ है, स्पेशली हमारे हक में बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सबको पता होता है हर जॉब पे क्या हो रहा है और हर सोसाइटी में क्या हो रहा है। स्पेशली जिस इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता। आपको बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों से फेस करना पड़ता है और पता नहीं कितनी बातें होती हैं जिसको आप शायद कभी कभी जवाब भी नहीं देते। बिल्कुल सही बात। वो सब मुझे लगता है इस मी टू मूवमेंट से इतने सारे लोग डर तो गए हैं ना, और कुछ नहीं, डर तो गए हैं ना। अब कहीं जाओ सबके आती होते हैं। अब लिटरली लोग मैसेज करने से भी डरते हैं कि स्क्रीनशॉट लेके कोई डाल ना दे फेसबुक पे। Which is so good. इतनी अच्छी बात है। And I feel so good about it. मुझे लगता है कि अब जो जनरेशन आ रही है आगे, जो नई लड़कियां हैं, उनके लिए मुझे लगता है बड़ी आसानी हो गई है आप लोग की वजह से, और ये दूसरे जो केसेस आगे आए हैं और जिन्होंने बात की इसके ऊपर। ऑब्वियसली मैंने भी बहुत सारी इसके ऊपर चीज़ें लिखी हैं, तो मुझे लगता है कि आसानी हो गई है आगे वाली लड़कियों की। Have you ever been harassed? I think once, जब मैं नई इंडस्ट्री में आई थी। हिरास तो एक्चुअली उस तरह से नहीं, फिज़िकली नहीं, बट वो वर्बली एक कहते हैं ना हरासमेंट, उस वक्त तो मैंने वाकई इग्नोर किया था। और मुझे इस तरह से ऐसा जो बात, क्योंकि मैं इस तरह की बातें भूलना, लॉट ऑफ टाइम वी प्रिटेंड कि हमें समझ ही नहीं आई ना, हमें यही करना पड़ता है। वी एक्चुअली डू दैट। बहुत दफ़ा एक मैं आपको एक अच्छा हुआ नहीं आती, मैं आपको एक इंसिडेंट भी बताती हूँ। एक रिसेंट एक बड़ा कोई मशहूर ब्रांड है, उसके लिए कास्टिंग हो रही थी, तो वो जनाब जो है उनकी एजेंसी लाहौर से ही है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया रात के वक्त अराउंड 1 o'clock कि वी नीड टू मीट, और हमारे कल शूट है, तो हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। तो मैंने कहा ओके, लेट्स मीट इन द मॉर्निंग। तो उसने कहा कि नहीं चले, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। तो मैंने कहा ड्राइव पे तो मीटिंग कैसे, मतलब ये समझ नहीं आई ये बात। तो मैंने कहा सुबह क्या बोलूँ, और सुबह मेरा कमर्शियल था लिटरली। तो उन्होंने कहा सोनिया आप इतनी ना बने, अब ऐसा भी नहीं होता, आप इंडस्ट्री में रहती हैं। Oh my God. मैं तो लिटरली आई वॉज शॉक्ड, और मैंने फिर रिप्लाई नहीं किया उससे। मैंने कहा मैं इस बात पे, इस घटिया बात पे क्या रिप्लाई, छोड़ो, मैं कल सेट पे जाऊँगी और तभी बात करेंगे। सुबह मैं इंतज़ार करती रही हूँ और मेरी गाड़ी नहीं आई है, और पता लगा कि रात में चेंज हो गई मैं और किसी और को कास्ट कर लिया। This is unbelievable. This happens. अच्छा सोनिया, आपने अपने आप को ग्रूम बहुत किया है, मैं आपको नोटिस करती आ रही हूँ। You have developed into this fashionable lady, I must say, an icon. Thank you. तो इसके पीछे कौन था? Who groomed you? Was it yourself या कोई पीछे कोई किसी की मदद थी या कोई मेंटोर था? Of course, मदद तो होती है, उसके बाद ही आप करते हैं। आई थिंक मैं इसका क्रेडिट खोजी को भी दूंगी, खोजी फ्रॉम नबीला। ही इज़ वन ऑफ माई स्टाइलिस्ट। मेरी स्टाइलिस्ट है सना, शी इज़ वेरी गुड। और उसके बाद मैं अल्लाह ताला का भी शुक्र करूँगी कि मेरी ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको बताया ना, बहुत अच्छी है। तो मैं जिस भी फील्ड में, पहले तो आई यूज़ टू बी अ टॉम बॉय, मैं इस तरह से, और वैसे भी जब आप इस सोसाइटी में, मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियाँ इस तरह बन जाती हैं जिनको बाहर निकल, बिकॉज आई एम द ओल्डेस्ट वन। तो अगर कुछ ख़रीदने भी जाना है शॉप पे,
अब आटा भी लेने जाना तो वो भी मैं खुद ही करती थी क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। तो ऑब्वियसली आप वो फिटेड लड़कियों वाले कपड़े पहन के तो नहीं जा सकते, तो मैं ढीले ढीले कार्गोस पहनती थी, ढीली ढीली शर्ट्स पहन के इस तरह रहती थी। लेकिन जब इंडस्ट्री में आई तो मुझे जो खोजी हैं इन्होंने बहुत बताया फैशन के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जो मुझे शायद कभी पता भी नहीं थी। और फिर बाय द टाइम चीज़ें ग्रो की और फिर कुछ खुद भी सीख लिया। अच्छा, अब मैं पूछूंगी कुछ एक्टर्स का कि उनको 1 to 10 उनके स्टाइल को आप क्या रेट करती हैं? मैं तो नहीं कर सकती। थोड़ा सा तो करना पड़ेगा अभी। माहिरा, आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 आई गेस उसकी स्टाइलिंग पे 9। सबा कमर 7। सजल के स्टाइल को क्या कहोगे? 6। आयशा उमर 9। मीशा शफी 9। मैं इन सब ये तीनों ये आयशा माहिरा सब एक कैटेगरी में हैं। महविश हयात 7। नौशीन शाह 8.5। ओके। मीरा 10। ओके। इकरा अजीज इकरा 8। इकरा 8। आमना इलियास 7.58। ओके। अनाइजा खान 6.5। 7। अच्छा, अब मैं स्टाइल से ये बात करना चाहूँगी, तुम आजकल की बच्चियाँ हो इसलिए अभी तुम समझो तुम सबको रिप्रेजेंट करी, ये ड्रेसेस और गाउन्स पहनने का अवार्ड्स पे क्या शौक है तुम लोगों को? नहीं, लिटरली अगर मुझसे पूछे ना मैं तो शलवार कमीज़ में भी चली जाऊँ। ये मेरी स्टाइलिस्ट है जो मुझे फोर्स करती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पता नहीं ट्रेंड है। आई थिंक ये अच्छा सवाल है वैसे। मैं जानना ये चाहती हूँ कि देखिए मैं गाउन्स के खिलाफ नहीं हूँ। मैं भी बिल्कुल गाउन्स के खिलाफ नहीं हूँ, बट देयर आर वेरी फ्यू गर्ल्स जो कि इनको कैरी कर सकती हैं। हमारा लिबास नहीं है। नहीं, मैं हमारे जिस्म भी वैसे नहीं बने हुए, हमारे कद काट भी वो नहीं है। हाँ, तो ये ड्रेसेस हमारे ऊपर फ्रॉक्स लगती हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं ड्रेसेस के इतना अगेंस्ट नहीं हूँ जितना मैं अवार्ड शोज पे गाउन पहनने के अगेंस्ट हूँ, जो प्रिंसेस सिंड्रेला बन के आती है। वही मैं पूछना चाह रही हूँ, व्हाई डू दे डू दैट? ये क्या शौक है और ये क्या बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं? नहीं, एडवांस भी नहीं लगता, ये बहुत आई डोंट नो, ये कोई लगता है, ये कोई मुझे बहुत देसी और उसका वर्जन लगता है। दिस इज वेरी आउटडेटेड, प्लीज कम आउट ऑफ इट। ये मतलब व्हाई नॉट वेयर योर ओन क्लोथ्स? इतनी हसीन हमारे इतने अच्छे कपड़े बनते हैं, एक दफा करके तो देखो। एक पैंट्स के साथ कुछ पहने या ट्रेडिशनल, हाँ एक दफा एक ट्रेडिशनल शो करके तो देखो। जब लड़कियां अपने कपड़ों में तैयार होके आएंगी तो वो क्या लगेंगी। और इसके अलावा अवार्ड फंक्शंस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आर दे फेयर इन दिस कंट्री? What should I say about it? You know very well. I'm nominated several times, but I think एक दफ़ा भी कोई अवार्ड नहीं मिला। तो मैं तो शायद इस बारे में कुछ बोलना चाहूँगी ही नहीं, क्योंकि अब मैं शायद एक्सपेक्ट ही नहीं करती। नहीं सोनिया, दुख नहीं होता बिकॉज इतना अच्छा काम किया इंसान ने। ऑब्वियसली इफ़त बिल्कुल सही बात है। जब आप ये तो एक नॉर्मल इंसान के साथ भी होता है। जब आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका एक कहें कि एप्रिसिएशन चाहिए होती है, और वो एप्रिसिएशन मिलती है तो आपको और ज़्यादा दिल करता है अच्छा काम करने का, मतलब एक तरह से आगे बढ़ने का दिल करता है। और जब वो चीज़ें नहीं होती, मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है इंडस्ट्री, मतलब अपने काम के साथ सर्वाइव करना। वो सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो पैशनेट हैं, क्योंकि उनको पता है ना इसकी एप्रिसिएशन आपको मिलने वाली है, ना कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जो सीनियर एक्टर्स हैं जिनको अब देखें, कवी खान को, नुमान इजाज़ को, इन लोगों को बहुत छोटे छोटे बच्चे जो अभी नए नए आए हैं उनके साथ नॉमिनेट करके कोई अवार्ड ना देना तो अजीब सी बात है। मतलब मुझे लगता है कि शायद ड्रामा चलता ही उन लोगों को। अच्छा, जब फिल्म की थी तुमने, उससे पहले तुमने एक और फिल्म साइन की थी और वो छोड़ के ये फिल्म कर ली थी। अभी रिसेंट जो फिल्म है, जो पहले फिल्म की थी मोहम्मद राना के साथ? नहीं, वो तो अलग स्टोरी है। लेकिन अभी टिच बटन जो मैं कर रही हूँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ईद पर रिलीज़ है उसकी। उससे पहले मैं सॉरी कर रही थी। तो वो वाली क्यों छोड़ी? वो बहुत सारे रीजंस थे इसकी वजह से छोड़ी। बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे। और ये जो की है इसके क्या रीजंस थे? ये तो क्योंकि ये
ऑब्वियसली अच्छी स्टोरी थी, कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा, और फिर दूसरी फिल्म मैं छोड़ चुकी थी तो एक फिल्म दूसरी साइन करनी भी थी, तो ये दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। अच्छा सोनिया, मैंने एक बात नोट की है, तुम्हें छोटा कैरेक्टर करने में कोई डर नहीं होता? तुम प्लेस में भी छोटा कैरेक्टर भी कर लेती हो, अगर मेन लीड में कोई और हीरोइन है हाँ, तो मैं एक छोटा कैरेक्टर कर लेती हूँ, तुम फिल्म में भी कर लेती हो, इसके पीछे कॉन्फिडेंस है या तुम्हें लगता है कि मैं शायद करूँगी ही छोटे कैरेक्टर? छोटा कैरेक्टर सिर्फ ये नहीं कि बस कैरेक्टर हो, मुझे ये होता है कि कैरेक्टर छोटा बड़ा नहीं होता, उसका जो ऑथेंटिसिटी होती है कि कितना हैवी है वो कैरेक्टर, मुझे उससे पता लगता है। अब जैसे कि मैंने आंगन में 5 एपिसोड्स किए हैं, लेकिन उसके लिए मैंने 30 एपिसोड के स्क्रिप्ट्स पढ़े जस्ट टू नो कि ये कैरेक्टर सारे कैरेक्टर्स में कहाँ स्टैंड करता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि कैरेक्टर बहुत वेरिएशन है और बहुत मतलब अपने आप में जानदार कैरेक्टर है, भी हुई कैरेक्टर्स में चूज करने में या छोड़ने में, रिग्रेट किया हो बाद में? चूज़ करने में तो कभी गलती नहीं हुई, क्योंकि जब मैं कर लेती तो मैं उसको ओन करती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं और बाद में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वो छोड़ती है। अच्छा, अभी तक रिग्रेट नहीं हुआ? नहीं, नॉट एज सच। चलो एक छोटी सी गेम और तुम्हारे साथ खेलते हैं। इनमें से चूज़ करना है कि किसके साथ काम करोगी। अगर 2 चॉइसेस हैं और एक के साथ काम करना पड़ जाए, दोनों में से चूज़ करना। अब तो बहुत लड़ाई होगी। हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। इनके साथ किसके साथ काम करूँगी? एक ही टाइम पे है, दोनों की चॉइस है और एक को चूज़ करना। और एक्चुअली मुझे इन दोनों के साथ का प्ले ऑफर हुआ था। ये मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो, तुमने क्यों नहीं किया? वो मेरे अपने कोई मसाइल हैं औरतों को लेके, इस वजह से मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि औरतों को, क्योंकि वैसे ही हमारी सोसाइटी में औरतों की एक्सेप्टेंस नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी एक ऐसा मैं उनको इशू दे दूँ जिसपे ऑब्वियसली वो एक स्टोरी है, वो एक्टर्स हैं, सब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ मसला है, मैं ख़वातीन को बुरा नहीं देख सकती। तो शायद इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा आगे जाना। तो बाद में जब पता चला कि उसकी इतनी रेटिंग आ गई और इतना सुपर हिट किया है, सही से बताओ, दिल में हल्का सा दुख हुआ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था। और इनफैक्ट अभी मैं, नदीम भाई और अदनान सब साथ ही बैठे होते, कहते देखो देखो कैसा है ये वो बहुत हंसते हैं, उनको पता है कि मुझे नहीं करना था। ओके। तो आई थिंक मैं इस बात को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि नदीम भाई और हुमायूं सईद ने जब रिसेंट इंटरव्यूज़ में जिक्र किया कि सोनिया मेरी हमारी चॉइस थी, तो मैं बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ, ऑनर करती हूँ इस बात को। लेकिन ऑब्वियसली सबका अपना था, और मुझे लगता है आयज़ा के लिए बहुत एक चैलेंजिंग कैरेक्टर था, उसने बहुत अच्छे से निभाया उसको, बहुत अच्छे से किया। या अच्छा, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी, सोनिया किसके साथ काम करेगी? दोनों ही बहुत अच्छे लगे। एक नाम चूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक अदनान। ओके। शान और मोहम्मद राना? शान तो मेरे हीरो हैं। मोमी जान। मोमी के साथ कर लिया तो शान के साथ। शान के साथ। बिलाल अशरफ और इमरान अशरफ? इमरान अशरफ। इमरान अशरफ। नुमान एजाज और फैसल रहमान? ज़ाहिर है बाप ही बनेंगे, लेकिन किसको नहीं, मैंने बाप दोनों के साथ बनाना काम किया हुआ है वैसे, बट आई लाइक नुमान एजाज वेरी मच। फवाद खान? इनफैक्ट फैसल रहमान की तो मैं मदर बन चुकी हूँ एक प्ले में। Really? हाँ, यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था, एंड वाज सो चैलेंजिंग, और मुझे इतनी हंसी आती थी, मेरे सामने खड़े मेरी बेटी का रिश्ता लेके आते हैं शिकवा में, वो वाज सो मच फन। फवाद खान और बिलाल अब्बास? फवाद खान। इनके साथ काम करोगी? देखो इतना आसान सा था, इसमें क्या मुश्किल? नहीं, ये तो आसान था। अच्छा, क्रिटिसिज्म भी देखो मिलता है, ट्रोलिंग भी बहुत होती है, किस बात पे सबसे ज़्यादा दिल दुखता है जब फैंस लिखते हैं? मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है जब कोई किसी की कॉम्प्लेक्शन पे बात करता है। मतलब कॉम्प्लेक्शन इज़ समथिंग विच इज़ गॉड गिफ्टेड, और सबके अलग अलग लोग
खुदा ने ना हर किसी को अलग सूरत, अलग कलर देके, अलग आइज़ देख के बनाया है और सब बहुत खूबसूरत है। हर इंसान को मैं देखती हूँ इंडिविजुअली कितनी हसीन है, आप कितनी हसीन है, ये जो कैमरे के पीछे ये कितने हसीन है बगैर बालों के। तो यू नो सबकी अपनी एक ब्यूटी होती है, आप किसी की ब्यूटी पे नहीं, वो तो आप इसका शक्ल सूरत जिस पे आपका कोई और हमारे ही नहीं चलता नहीं। और हमारे यहाँ लोग कलर को लेके इतना क्यों कॉम्प्लेक्स्ड है, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती। हालांकि जितना खूबसूरत ये गंदमी रंग होता है, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई कलर हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है बाहर एक्ट्रेस भी तुम हो जिसने गोरे होने वाले टीके नहीं लगवाए। मैं लिटरली मैं टैनिंग बेड्स पे जाती हूँ, बाहर जाके पूरा टैन करा के आती हूँ, बिकॉज आई रियली लाइक दिस कलर। लेकिन अगर किसी की चॉइस है कि वो अगर टैन रहना चाहता है तो आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर लगाई थी अपनी बीच पे फीड की, तो पीपल वर लाइक ओहो देखो तो मुंह पे तो इतनी गोरी लगती है कितने का। तो मुझे लिटरली मुझे हंसी आती है, मुझे गुस्सा कभी भी नहीं आता। मुझे ना कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि हम लोग अब ज़िंदगी कहाँ जा रही है, लोग कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, और हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों से कि उसके घर में क्या हो गया तो उसके शौहर ने उसको क्या मतलब जो भी बात है मतलब छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, कुछ भी। तो उस लड़की ने तलाक ले ली, तो यू नो उसका काला रंग है, इसका गोरा रंग है, ये बहुत चिट्टी है, ये बहुत मोटी है। हम लोग इन चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे। तो यू नो हमें लगता है कि हमें अपने आप को जब तक हम खुद अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे ना, तो हम कभी भी, तो ये अफसोस का मकाम है, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं है। और लोग जो प्रियंका चोपड़ा से इतनी शक्ल मिलाते हैं उसके बारे में क्या कहोगी? I like it, I like her. But you're much more prettier, I must say that. Thank you so much. ऐसी कोई चीज़ सोनिया जो अपनी लाइफ में अगर उसे मौका मिले तो चेंज कर लेगी? और मुझे लगता है कि मैं इतनी इमोशनल हूँ ना मैं शायद उसको चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपनी अटैचमेंट क्रिएट कर ली किसी से, अब वो वन साइडेड होती है, तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ना आप ही को दुख होता है, दूसरे का कुछ भी नहीं जाता, आप पीछे चले जाते हैं, आप आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह रुक जाते हैं, आप उस चीज़ के फ्लो में चले जाते हैं और आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। मैं बहुत जगह जाके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को, स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि वो होता है ना हॉर्स जो ब्लिंकर्स लगा के जाते हैं, वो इसीलिए कि उनका फोकस एक जगह पर है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ब्लिंकर्स लगाने की ज़रूरत मुझे है, क्योंकि वो इमोशनल जो एक वो है ना, वो मुझे ख़त्म करने की ज़रूरत है शायद। लेकिन वो समहाउ आपकी एक्टिंग पे भी वो होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा रिजिड होती हूँ तो वो मेरी शक्ल पे आ रहा होता है कि मैं एक वॉल बना के अपने इर्द गिर्द घूम रही हूँ। तो एक ब्लेसिंग भी एक तरह से, लेकिन एक तरह से कर्स भी है मेरे अपने लिए। मुझे बड़ा मैं बहुत इस तरह से हो जाती हूँ। ख्वाब क्या देखती है सोनिया? ख्वाब मेरा बस ये है कि मेरे जो बहन भाई हैं ना, वो किसी मकाम पे जाएं और मेरा नाम बहुत रोशन करें ये मेरा ख्वाब है। वो ख्वाब तो अल्लाह ज़रूर पूरा करेगा, लेकिन अपने बच्चे भी करने हैं, अपनी भी शादी करनी है कि नहीं? मैं शायद अडॉप्ट करूँ वो तो ठीक है, I have decided। मोहब्बत तो करोगी ना? मोहब्बत करने वाले भी तो मिले। ये तो नहीं हो सकता सोनिया के कोई मिलता ना हो। Nobody is loyal। वो कहते ना एक मोहब्बत तो खैर कर ही चुकी हूँ और मैं बिल्कुल शर्म नहीं करती इस बात को वो करने में, लेकिन मैं उस तरह की हूँ। कहते हैं ना कि एक बड़ा अच्छा एक वो था कि हद अदब का ये मकाम था कि उन्होंने कहा हम चलें, हमने कहा चले जाइए। तो ये वो वाली बात है कि मैं कुछ मना नहीं कर सकती किसी को, लेकिन वन साइडेड मोहब्बत हो ही सकती है, उसके टू साइडेड हो नहीं सकती, बिकॉज नोबडी इज़ लॉयल टू एनीबडी। यहाँ हमारे पास लॉयल्टी की इतनी कमी है कि जिसका कोई जिक्र भी नहीं कर सकता। बस इसी नोट के साथ कि यू गेट अ लॉयल पार्टनर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। और नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।